दोस्तों नमस्कार। सिर्फ 100 घंटे का वक्त बचा है अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने में, यानी 31 अगस्त, यानी 100 घंटे के भीतर अमेरिकी फौज जिसे चाहे उसे निकाल ले। उसके बाद इजाजत अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान की जमीन पर नहीं दिया जाएगा। और बीते 13 दिनों से यानी 14 अगस्त से लेकर 27 तारीख तक लगभग 95,700 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। अगर इस काल को देखिए तो आने वाले 4 दिनों के भीतर ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 हजार लोगों को अफगानिस्तान की जमीन से निकाला जा सकेगा। दुनिया के तमाम देश अपने हवाई जहाज को भेज रहे हैं, वहां से लोगों को निकाल रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया है, वो ब्रिटेन है, वो भारत भी है, वो अमेरिका भी है, वो जर्मनी भी है, वो इटली भी है। लेकिन अब अगले 100 घंटों में क्या होगा या उसके बाद कौन सी परिस्थिति बनेगी, कोई नहीं जानता है। क्योंकि जो 3 धमाके हुए उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और वो धमाके हवाई अड्डे के इर्द गिर्द इसलिए किए गए क्योंकि एक संदेश पूरी दुनिया में जा सके कि अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले लोग इस संदेश को साथ लेकर जाएं कि अफगानिस्तान की जमीन पर अब विदेशियों की मौजूदगी वो नहीं चाहते हैं, या फिर तालिबान की मौजूदगी जिस भी रूप में हो, लेकिन वह अमेरिकी प्रस्त लोगों को यहां पर टिकने नहीं देंगे। अमेरिका ने भी अपने तौर पर हालांकि जरूर चेतावनी दे डाली, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। सवाल तो यह है कि तालिबान जिन परिस्थितियों में आज आकर खड़ा है, उसको मदद किसने की, उसको जमीन किसने दी, उसकी सियासत को आगे बढ़ने की इजाजत किसने दी, उसके कट्टरवाद को और उसके हिंसक परिस्थितियों में हथियारों का जखीरा किसने दिया, उसे आर्थिक मदद कौन लगातार दे रहे थे। हमें लगता है चंद पन्ने जब आप खोलने शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में यह सबसे बड़ा सवाल होगा कि जिस वक्त रूसी फौज की आखिरी टुकड़ी अफगानिस्तान को छोड़कर निकली, उस वक्त CIA के हेडक्वार्टर वर्जीनिया में शैंपेन पार्टी हुई इस खुशी में कि अब रशिया की फौज वहां से निकल गई। और जब अमेरिका की फौज अफगानिस्तान की जमीन को छोड़ने पर सहमति जताती है, उसी वक्त रशिया के सेना के भीतर भी जश्न होता है और रशिया की सूची में जो तालिबान कल तक अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म के दायरे में आता था, वह उस सूची से हटा दिया जाता है। ये सिर्फ कौन सी परिस्थितियां हैं, क्योंकि जब आप समझौता कर मदद करने वाले देशों को देखना शुरू करेंगे तो रशिया की फौज की मौजूदगी में अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये तमाम 7 देश जो हैं आपको मदद करते हुए दिखाई देंगे तालिबान के एक वक्त के मुजाहिदीन से तालिबान तक का सफर। और उन परिस्थितियों में आर्थिक मदद इन्हीं देशों ने दी है, हथियार का जखीरा इन्हीं देशों ने दिया है। और जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान के भीतर आती है तो एक चेहरा बदलता है। अमेरिका की जगह वहां आकर रशिया खड़ा हो जाता है। और वही देश है, रशिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, सऊदी अरब है, UAE है, ये तमाम देश अपने तौर पर मदद करते हैं। ये परिस्थितियां बतलाती क्या, और आज की तारीख में जब अफगानिस्तान के तालिबान के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा है, लेकिन उसको कोई खारिज भी नहीं कर रहा है इन तमाम देशों के साथ, तो इसके मतलब मायने क्या है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संबंधों को लेकर एक नए युद्ध का ऐलान है अफगानिस्तान के मद्देनजर? और अफगानिस्तान के भीतर तालिबान की मौजूदगी खुले तौर पर क्या यही दिखलाती है कि दरअसल अफगानिस्तान के समाधान के लिए ना तो रशिया आया था, ना अमेरिका आया, और रशिया से पहले ब्रिटेन भी 3 बार वहां पर आया था। 1839, 1880, 1990, 3 बार उसने कोशिश की, लेकिन तीनों बार वो सफल नहीं हो पाया। और इस इतिहास के पन्नों का एक सच यह है कि कैसे मुजाहिद को आगे बढ़ाया गया, कैसे वह तालिबान की शक्ल में आया, कैसे पश्तूनों के हाथ में हथियार आते चले गए, और कैसे जातिगत संघर्ष और समुदायों के संघर्ष तले अफगानिस्तान का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन की शुरुआत हुई। क्योंकि सवाल अफगानिस्तान का सिर्फ इतना नहीं है कि वहां दुनिया की सबसे ज्यादा अफीम होती है, सवाल यह भी है वहां पर वहां की जमीन तले जितनी खनिज संपदा दबी हुई है उस पर कौन कब्जा करेगा और उससे दुनिया के बाजार में कौन अपना हक जताएगा। 21वीं सदी का यह अनूठा सच है। ऐसे में हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत है जहां पर एक तरफ अफगानिस्तान की अपनी परिस्थितियां हैं, उसे पता है कि उसकी जीडीपी का 40% जो विदेशी मदद से आता था वो बंद हो चुका है। उसे पता है लगभग $9 बिलियन जो उसके अपने राष्ट्रीय बैंक जो कि अमेरिका में खाता था
द अफगानिस्तान बैंक का, उसको फ्रीज कर दिया गया है। उसे पता है ना जर्मनी मदद कर रहा है, ना अमेरिका मदद कर रहा है आज की तारीख में, ना आईएमएफ मदद कर रहा है, ना वर्ल्ड बैंक मदद कर रहा है। उसे पता है कि उसके यहां सूखा भी पड़ा है, उसे पता है यहां की गरीबी, मुफलिसी, और उसे पता है पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, पूरा बैंकिंग सिस्टम ठप हो गया है, एटीएम कोई मायने नहीं रखता है, अफगानिस्तान की करेंसी का कोई मतलब नहीं है और डॉलर की आवाजाही बंद हो चली है। इन सब के बीच में जो देश उसके इर्द गिर्द खड़े हैं और जो इस वक्त कूटनीतिक ना कहें बल्कि आर्थिक समझौतों के मद्देनजर खड़े हैं और शायद राजनीतिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौदेबाजी में जो अपना हक चाहते हैं, उसमें चीन भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें रशिया भी है, उसमें सऊदी अरब भी है और उसमें अपने तौर पर ईरान भी खड़ा है। ये वही ईरान है जिसके 8 राजनयिक की हत्या 1998 में कर दी गई थी और यह जानता है कि शिया सुन्नी का भी झगड़ा है, लेकिन मौजूदा वक्त का सच यही है कि शिया सुन्नी मायने नहीं रखते हैं, आर्थिक परिस्थितियां मायने रखती है, क्योंकि ईरान पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है और जो भी अमेरिका के साथ है वो ईरान के साथ आर्थिक तौर पर कोई व्यवसाय नहीं करेगा, यह भी हर कोई जानता है। तो ऐसे में ईरान भी क्या करेगा? यानी टकराव की परिस्थितियों में एक जगह आपको यूक्रेन को भी देखना पड़ेगा, जो कि रशिया के ठीक विरोध में खड़ा है। उस यूक्रेन को मदद करने के लिए जर्मनी भी है और अमेरिका भी है। यानी इस पूरे इलाके के भीतर में तमाम देशों का जिक्र करते हुए जैसे ही हम भारत का नाम लेंगे, आपके जहन में यह सवाल आएगा, भारत ही एकमात्र देश है जिसने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डैम, सड़क, स्कूल, इन सब लेकर पैसा लगाया, $3 बिलियन से ज्यादा का लगाया। वो चाहता था कि नवनिर्माण हो अफगानिस्तान का, लेकिन भारत आज कहीं नहीं टिक पा रहा है। हालांकि सुरक्षा परिषद की चेयरमैनशिप भी भारत के पास है, भारत के प्रधानमंत्री 1 महीने के लिए चेयरमैन है उसके, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान दीजिए, G7 की बैठक में एक आवाज गूंजती है, भारत को भी इस बैठक में बुलाना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर देश की अपनी जरूरत अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर अपने लिहाज से रही है। शायद इसीलिए जब आज अफगानिस्तान की अपनी हालत नाजुक है तो हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलिए जिससे आप समझ पाएंगे कि दरअसल ये किसी भी देश के लिए अफगानिस्तान का मतलब है क्या। अमेरिकी फौज जब अफगानिस्तान में 20 साल तक रही तो उसने लगभग $1100 बिलियन वहां पर खर्च किया और उसमें से लगभग 80% सिर्फ अपनी सेना पर खर्च किया और सिर्फ 2% वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। आप जानना चाहते हैं कितनी बड़ी तादाद में वहां पर पैसा खर्च किया गया? दरअसल $1100 बिलियन का मतलब एक लिहाज से भारत की पूरी जीडीपी उसमें समा जाएगी। इतना पैसा 20 साल में खर्च किया गया, यह एक फैक्ट है। लेकिन इसके आगे की परिस्थिति को आप देखिए, अमेरिकी फौज पर 60 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया, अफगान के फौज पर लगभग 6,15,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, लगभग अफगान की जनता पर जो पूरा खर्च हुआ वो 9,68,000 का है। ड्रग्स के खिलाफ लगभग 74,175 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जो अमेरिका की एजेंसी CIA है उसके काम पर $15 बिलियन यानी तकरीबन 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इकोनॉमिक सपोर्ट जो दिया गया वो तकरीबन $21 बिलियन यानी 1,55,000 करोड़ रुपया लगभग खर्च किया गया। और जो पानी, शौचालय, स्कूल, क्लिनिक्स, डिजिटल कनेक्टिविटी, कृषि उपकरण, भोजन कार्यक्रम, इस पर अमेरिका ने खर्च किया सिर्फ 2%। सवाल इसके आगे का यह हो चला है कि अगर आप ध्यान दीजिए तो बार बार इस बात का जिक्र होता है कि तालिबान ने हमेशा जिन माध्यमों से कमाया है उन माध्यमों के जरिए उसके पास आकूत पैसा आते रहा। दुनिया के दूसरे देश मदद तो कर रहे थे लेकिन आकूत पैसा आता रहा। लेकिन अब सवाल है, उसको देश चलाना है, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाना है। और पश्तूनों की तादाद भी वहां पर 40% है, यानी अफगानिस्तान की 4 करोड़ की जनसंख्या में अगर आप पश्तून को भी लीजिएगा वो तो 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। और उसमें भी तालिबान को लीजिएगा जो कि लड़ाके थे और उनके साथ जुड़े हुए थे, इनकी तादाद भी आपको 1 करोड़ आते आते आप थक जाइएगा। लेकिन अब तो पूरे देश को चलाना यानी पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स हो गया है। ऐसे में उन डॉक्यूमेंट्स को देखने की जरूरत है। हमें लगता है एक किताब का जिक्र आपसे करते हैं, स्टीफन टैनर की किताब है। इन्होंने अफगानिस्तान के नाम से किताब लिखी और ये इसको ऑक्सफोर्ड ने छापा है इस किताब को। इस किताब के भीतर ही इस बात का जिक्र है कि जब आखिरी ट्रुप अफगानिस्तान से निकला रशिया का तो वर्जीनिया में के CIA हेडक्वार्टर में शैंपेन पार्टी हुई। इस किताब में इस बात का जिक्र है कि ओसामा बिन लादेन सिर्फ 23 साल की उम्र में पहली बार 1980 में अफगानिस्तान गया था।
और उस समय 1982 में पाकिस्तान के जो बेस था, जो मुजाहिदीन के लिए उसने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, उन्होंने किया। और जो जलालाबाद को जब पहली बार अफगान में जब अंतरिम सरकार बनी, उसने उसको राजधानी बनाया, जो पेशावर से बिल्कुल करीब है, उस पूरे इलाके में जो खोश्त शहर माना जाता है, वहां पर जलालाबाद के पहाड़ों के बीच जो भी आप केव्स और टनल देखेंगे, उसको अपने तौर पर क्रिएट उस समय इन्हीं के परिवार जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ था, ओसामा बिन लादेन का, उसी ने वहां पर क्रिएट किया। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि उसके बाद CIA की रिपोर्ट कहती है, जो इस किताब में जिस बात का जिक्र किया गया है, कि लगभग 35,000 अरब वेटरन्स जिसको मदद कर रहा था ओसामा बिन लादेन कंस्ट्रक्शन और बाकी माध्यमों से, यह धीरे धीरे अफगान वार के हिस्सेदार बन गए और ये क्रिएट होते चले गए। और इस क्रिएट होने की परिस्थिति में CIA का कहना है कि आपने एक मॉन्स्टर खड़ा कर दिया है। शायद इसीलिए अगर अमेरिका और उससे पहले रशिया, इन दोनों परिस्थितियों को जब आप देखना शुरू कीजिएगा और एवरेज में डिवाइड कीजिएगा, तो आपको जानकर हैरत होगी, हर दिन तकरीबन 2000 करोड़ रुपया से ज्यादा हर दिन वहां पर पिछले 40-45 साल से खर्च होते रहा। लेकिन अफगानिस्तान में आपको कोई वैसी स्थिति चकाचौंध वाली नहीं मिलेगी जो कि आधुनिक शहरों को मात दे देती हो। काबुल में कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, तो एक ऐसा अफगानिस्तान जो आज भूखमरी की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर कुपोषण की परिस्थितियां बच्चों के साथ है और तकरीबन 30 लाख लोग अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं। भारत ने अपने तौर पर कह दिया कि हम अफगानी लोगों को पनाह नहीं देंगे, उनके लिए इजाजत नहीं है। रशिया अपने तौर पर चंद लोगों को इजाजत दे रहा है, ब्रिटेन भी चंद लोगों को दे रहा है, जर्मनी के सामने प्रॉब्लम है, अमेरिका के सामने मुश्किल हालात है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच है कि हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे, ये एंडलेस लड़ाई क्यों थी, और इसका सच हमें लगता है, उसको सच जानने से पहले एक और किताब का हम आपसे जिक्र करना चाहेंगे। ये सोहेल अब्बास की किताब है, प्रोबिंग द जिहादी माइंडसेट। यह किताब पाकिस्तान से लिखी गई है, सोहेल अब्बास की किताब है, जिसको लिखा गया नेशनल बुक फाउंडेशन इस्लामाबाद, उसने इस किताब को छापी। इस किताब के भीतर बताया गया है कि 9/11 से ठीक पहले तक पाकिस्तान के भीतर जो गरीब मुफलिस बच्चे हुआ करते थे, युवा हुआ करते थे, उनको यह संदेश दिया जाता था, अगर आप सेना में नहीं जा पाए तो आप जिहाद के लिए अफगानिस्तान चले जाइए। और इस किताब के भीतर में एक लंबी फहरिस्त है जो अफगानिस्तान पहुंचे, नाम कुछ बदल दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान से निकलकर पहुंचे। और इनको एक ही पाठ पढ़ाया जाता था कि अगर आप अपने घर की खिड़कियों को खोलोगे तो वहां से हवा तो आएगी, लेकिन उसके साथ आपको आजान की आवाज भी सुनाई देगी, और यह आपके लिए गिफ्ट है। यह एक परिस्थिति बताती है कि किस तरीके से उनको शामिल किया जा रहा था जिहाद में, यह कहकर कि यह सेना के पैरेलल है। सवाल जन्नत का नहीं था, सवाल था गुड पैकेज का, पैसे का, सुरक्षित भविष्य का, बेहतर जिंदगी का, जो पाकिस्तान के भीतर की गरीबी मुफलिसी इजाजत नहीं दे रही थी। यानी पाकिस्तान के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की जरूरत भी अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना था, तालिबान के साथ खड़ा होना था। यह उसकी स्थिति बताती है। अब यहां पर सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी स्थिति है जिसमें सब कोई चाहता है कि उसके संबंध तालिबान के साथ ऐसे ना बिगड़ें कि उसकी आवाजाही ही बंद हो जाए। और इसके लिए हमको लगता है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट का मतलब है वहां की खनिज संपदा कितनी बड़ी तादाद में है। और आप जानकर हैरत आ जाएंगे कि अमेरिका ने अपने तौर पर जो रिसर्च किया, उस रिसर्च में इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल यहां पर 60 मिलियन मीट्रिक टन कॉपर है, यहां पर 2.2 बिलियन टन आयरन ओर है, 1.4 बिलियन टन लैथेनियम, सेरियम, नियोडायनियम, और इसके अलावा एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मरकरी, लिथियम, ये सभी कुछ वहां पर बड़ी तादाद में है। अब अगला सवाल यह था कि अगर अमेरिका जान रहा था तो वो क्या कर रहा था। यह भी समझना होगा कि दरअसल अमेरिका अपने तौर पर उस खनिज संपदा पर कब्जा भी करना चाहता था, क्योंकि जब आप सिलसिलेवार तरीके से देखिएगा, और आज की तारीख में चीन वहां पर पहुंच चुका है, उसने अपना खनन का काम शुरू भी कर दिया है, और उसका बहुत साफ कहना है कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कॉपर माइन यहीं पर है, और चाइना मेट्रोलॉजिकल ग्रुप कॉरपोरेशन, इसने वहां पर काम शुरू कर दिया है। और अमेरिका जब काम कर रहा था तो अमेरिकी मिलिट्री कमांडर्स जो थे, और खास तौर से जो पूर्वी कुनार का क्षेत्र है, जो नाटो का बेस बनाया गया था, वहां पर चंद अमेरिकी कमांडर्स बकायदा वहां पे $3.8 मिलियन के क्रशर्स भी लगा दिए थे, क्योंकि वहां से वो लगातार क्रोमाइट निकाल रहे थे।
यानी वहां की खनिज संपदा भी निकाली जा रही थी लगातार कमांडर्स के जरिए जो टेररिज्म से लड़ने आए हुए थे। अब सवाल इसके आगे का है कि अगर अमेरिका अपनी फौज में रहते हुए माइनिंग एक्टिविटी शुरू कर चुका था, चीन आज की तारीख में तालिबान के आने के बाद माइनिंग एक्टिविटी शुरू कर चुका है, रशिया इस दिशा में समझौता कर रहा है, ईरान को भी समझौता करने की दिशा में बढ़ चुका है, क्योंकि वह सिर्फ व्यापार के लिए एकमात्र रास्ता उसके सामने तालिबान के साथ खड़े होकर अफगानिस्तान में अपने व्यापार को आगे ही बढ़ाना है। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि जो कूटनीति है और जो संबंध है अमेरिका के साथ, उसमें तालिबान और ईरान ये बार बार कह रहे हैं कि हम अमेरिका से घृणा करते हैं और यह दोनों एक दूसरे के नज़दीक भी ला रहे हैं। लेकिन इसका अगला सवाल यह है कि जो पूरा का पूरा रिसर्च अमेरिका का बतलाता है, उसने बहुत साफ तौर पर बतलाया कि जो गजनी क्षेत्र का इलाका है वहाँ पर लिथियम का भंडार है, और लिथियम के भंडार का मतलब ये होता है, अपने तौर पर यह समझिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उसमें यह बड़ा मददगार होता है। ऐसा नहीं है कि भारत इन चीज़ों को नहीं जानता था, भारत तो नवनिर्माण में लगा था, लेकिन 2018 में भारत की जो कंपनी है, स्टील कंपनी सेल, उसने भी एक कंसोर्टियम बनाया था जिसमें कई शामिल थे, एनडीएमसी जिसको आप कहें स्टेट मिनरल प्रोड्यूसर जो है, या फिर आरआईएनएल कहें जिसको राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, जेएसडब्ल्यू इस्पात स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है, मॉन्टेक इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड है। इन्होंने लगभग $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया। अब सवाल, $10 मिलियन मतलब लगभग 75,000 करोड़ रुपए वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अब वो बात कैसे आगे बढ़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या ये एक इकोनॉमिक मॉडल अपने तौर पर खड़ा है अफगानिस्तान, जिससे समझौता करना सबकी जरूरत है, और कोविड काल में सबकी इकोनॉमिक स्थिति जब नाजुक हो गई है तो सबके सामने एक सवाल है कि अपनी अर्थव्यवस्था को जीवित बनाए रखने के लिए कैसे काम करें। फिर वही सवाल, भारत के सामने सबसे मुश्किल क्षण, वो मध्य एशिया में जिस व्यापार रास्ते को टटोल रहा था अफगानिस्तान के जरिए, वो बंद हो गया। जिस पाइपलाइन को ईरान के जरिए भारत लाना चाह रहा था वो बंद हो गया। जिस तरीके से वह मध्य एशिया से आगे यूरोप तक बढ़ना चाह रहा था वो बंद हो गया। और संयोग से ये पूरा इलाका हथियार, युद्ध और उस खनन की दृष्टि में आ गया जिसमें भारत रेस में नहीं आ पा रहा है। और भारत को एक झटके में क्या अलग थलग कर दिया गया, ये सवाल है। क्या भारत की पॉलिसी इस बात की इजाजत नहीं दे पा रही है? क्योंकि ईरान जैसा देश, जो कि शिया बहुल ईरान कहा जाता है और सुन्नी बहुल तालिबान कहा जाता है, और ये हर कोई जानता है कि सुन्नी बहुल तालिबान में शिया मुसलमानों की प्रताड़ना हुई है। ये हर कोई जानता है कि 1998 में 8 ईरानी राजनयिक और मजार शरीफ में एक जर्नलिस्ट को मार दिया गया था, जिसके बाद से बहुत बुरे रिश्ते हो गए थे ईरान और तालिबान के बीच में या अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन आज की तारीख में आर्थिक मसलों को लेकर दोनों दोस्त हैं, और जिस दौर में फौज लड़ रही थी अमेरिका के, उस दौर में तालिबान को आर्थिक तौर पर मदद करने वाला संयुक्त अरब अमीरात भी था, सऊदी अरब भी था, चीन भी था, रशिया भी था, पाकिस्तान भी था। ये सारे देशों का जब हम नाम ले रहे हैं तो खड़ा किसने किया और किस रूप में किया? और आज आप उसको लेकर बेचैनी महसूस सिर्फ दुनिया को करा रहे हैं या अपने हितों को देखने की परिस्थिति में आ रहे हैं? क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया हमारे 13 सैनिक मारे गए, हम छोड़ेंगे नहीं। ये अमेरिका की अपने लोगों को बताने की भी जरूरत है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर इन परिस्थितियों को देखें तो अगर आप दुनिया के वाकई सबसे बड़े एक रईस देश हैं और डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं, तो तालिबान तो इसे रखना नहीं चाहता है। वो तो एक ऐसे इस्लामिक देश की तरफ बन रहा है जहां पर अपने लिहाज से उसके कानून तय होंगे, उसको धर्म का आसरा दिया जाएगा, लेकिन उसको आपने नहीं। टेररिज्म आज की तारीख में क्या है? जो 3 विस्फोट हुए, 100 लोग से ज़्यादा मारे गए, यह तो उस टेररिज्म का हिस्सा है जिस टेररिज्म को ख़त्म करके आप अफगानिस्तान की ज़मीन को छोड़कर चले गए। और भारत जैसे देश को आपने अफगानिस्तान के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए $3 बिलियन वहाँ पर भारत ने खपा दिया। लेकिन भारत के हाथ में क्या आया? 2010 के बाद से भारत ने वहाँ पर अपने पूरे पैसे को झोंका, इंफ्रास्ट्रक्चर को झोंका, लोगों को झोंका, लेकिन क्या आया? कुछ भी नहीं आया। अब ये परिस्थिति बताती है कि अगर ऐसी परिस्थिति में अफगानिस्तान को बनाने वाले और अफगानिस्तान की परिस्थितियों के भीतर के सच को समझे तो वहाँ की गरीबी, वहाँ की मुफलिसी, वहाँ का रोजगार, वहाँ की इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों पर कब्जा जो अभी तक अवैध तरीके से तालिबान का था और उसके ज़रिए तालिबान अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा था, अब जब देश चलाने का सवाल आया है तो सारी चीज़ें एक लाइन से कलेप्स हो गई है। जो 100 घंटे का अल्टीमेटम है, 100 घंटों में आप कितने लोग को निकाल देंगे? क्योंकि अफगानिस्तान के भीतर से लगभग 30 लाख अफगानी उस देश को छोड़ना चाहते हैं।
और जान हथेली पर लेकर छोड़ना चाहते हैं, इसलिए जहां धमाके हो रहे हैं वहां भी उनकी मौजूदगी है। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब जो अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर दुनिया भर में एक बेचैनी पैदा कर रहे हैं। जब उन्होंने ही बनाया है तो कुछ सवाल उनको लेकर भी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भारत के संदर्भ में एक आखिरी सवाल, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। याद कीजिए ईस्ट पाकिस्तान, उस समय इंदिरा गांधी हुआ करती थी। बांग्लादेश के भीतर में जो कुछ हो रहा था, भारत ने वहां के रिफ्यूजियों को इजाजत दी भारत आने के लिए। लेकिन आज की तारीख में हम तालिबान के रिफ्यूजियों को आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं सिख और हिंदू सिख जो है उनको इजाजत दी जा रही है, तालिबान को इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन जो मुसलमान उस समय बांग्लादेश में बंगाली मुसलमान थे, उनको भी इंदिरा गांधी ने पनाह दी। इंदिरा गांधी ने उस दौर में एक मैत्री समझौता रशिया के साथ किया कि हम 71 का जिक्र कर रहे हैं, जब दुनिया के मानचित्र पर बांग्लादेश निकल कर आता है। यानी भारत के भीतर में सत्ता की समझ और उसकी ताकत का मतलब क्या होता है, हमको लगता है आपको ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश के उस कन्वर्ट होने की परिस्थितियों को एक बार याद करना होगा। उस समय निक्सन हुआ करते थे अमेरिकी राष्ट्रपति, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी एक भी चेतावनी को नहीं माना। उस समय चीन को उन्होंने पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया। यूरोप का दौरा किया, वहां लोगों को हक का जिक्र किया। और उस वक्त जो खास तौर से इंदिरा गांधी जिक्र किया करती थी, वो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र करती थी और कहती थी पाकिस्तान इन्हें पकड़कर पता नहीं पंजाब के किस जेल में रखे हुए हैं। क्या ये लोगों के हक और डेमोक्रेसी को लोग जो चाहते हैं उनको नहीं खड़े होना चाहिए? और उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने तौर पर जो पहल की वो समूची दुनिया के सामने है। लेकिन इस पूरी परिस्थिति में आज जब इन बातों का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि हमको उस दौर की भी याद आता है। उस समय जनरल याहिया खान थे, लोकतंत्र और सेकुलरिज्म को नहीं मानते थे। उस समय जनरल टिक्का, उसको बुचर ऑफ ढाका कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया, कैसे गरीब निहत्ते बिना मदद के बंगालियों पर ये कहर ढा रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और जो आधुनिक सोच और सवाल करने वाले लोग हैं उनको दबाया जा रहा है। ये कहकर इंदिरा गांधी ने अपने तौर पर बांग्लादेश का निर्माण किया था। लेकिन मौजूदा वक्त में इस अफगानिस्तान के साथ जो संबंध भारत के आज से नहीं रहे हुए हैं, सांस्कृतिक तौर पर और व्यापार की दृष्टि से ये मुगलिया काल के पहले से रहे हुए हैं। यानी अंग्रेज तो बहुत बाद में आए, उससे पहले से भी पहले से रहे हुए हैं। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने काबुलीवाला जब आप पढ़ेंगे तो उस आर्थिक रिश्तों का भी जिक्र होगा और उसके साथ रिश्तों का भी जिक्र होगा। लेकिन आज भारत कहीं नहीं है, लेकिन दुनिया के वो तमाम देश जिन्होंने तालिबान को खड़ा किया, तालिबान को जगह दी, स्पेस दी, आज उन्हीं देश के भीतर इस बात को लेकर बेचैनी है कि किस रूप में तालिबान को अब खत्म किया जाए। और तालिबान के साथ गठबंधन कर वहाँ की आर्थिक परिस्थितियों के दोहन करने के लिए भी वही देश अपने तौर पर तैयार हैं। समझना तो होगा पूरी दुनिया को, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि एक तालिबान दुनिया के मानचित्र पर हर कोई अलग दृष्टि से देखना शुरू करे। यह सवाल तो इराक को लेकर भी आया था, सीरिया को लेकर आया था, यमन को लेकर आया था, पिछले दिनों ईरान को लेकर भी ये सवाल खड़े हो रहे थे। तो क्या दुनिया में अपने तरीके से चलाने वाले लोग मौजूदा वक्त में पहली बार इस एहसास को महसूस कर पा रहे हैं कि कब्जे की लड़ाई में तालिबान अपने तौर पर खड़ा हो गया है और अब वह अल्टीमेटम दे रहा है, सिर्फ 100 घंटे बचे हैं। इंतज़ार कीजिए, इन 100 घंटों का भी इंतज़ार कीजिए और उसके बाद की परिस्थितियों का भी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सक्षम नहीं है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद के जो 5 सदस्यों में थे 2 देश वीटो पावर के साथ तालिबान के साथ खड़े हैं। आप क्या कर लेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। सिर्फ 100 घंटे का वक्त बचा है अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने में, यानी 31 अगस्त, यानी 100 घंटे के भीतर अमेरिकी फौज जिसे चाहे उसे निकाल ले। उसके बाद इजाजत अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान की जमीन पर नहीं दिया जाएगा। और बीते 13 दिनों से यानी 14 अगस्त से लेकर 27 तारीख तक लगभग 95,700 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। अगर इस काल को देखिए तो आने वाले 4 दिनों के भीतर ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 हजार लोगों को अफगानिस्तान की जमीन से निकाला जा सकेगा। दुनिया के तमाम देश अपने हवाई जहाज को भेज रहे हैं, वहां से लोगों को निकाल रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया है, वो ब्रिटेन है, वो भारत भी है, वो अमेरिका भी है, वो जर्मनी भी है, वो इटली भी है। लेकिन अब अगले 100 घंटों में क्या होगा या उसके बाद कौन सी परिस्थिति बनेगी कोई नहीं जानता है,
क्योंकि जो 3 धमाके हुए उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और वो धमाके हवाई अड्डे के इर्द गिर्द इसलिए किए गए क्योंकि एक संदेश पूरी दुनिया में जा सके कि अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले लोग इस संदेश को साथ लेकर जाएं कि अफगानिस्तान की जमीन पर अब विदेशियों की मौजूदगी वो नहीं चाहते हैं, या फिर तालिबान की मौजूदगी जिस भी रूप में हो, लेकिन वह अमेरिकी प्रस्त लोगों को यहां पर टिकने नहीं देंगे। अमेरिका ने भी अपने तौर पर हालांकि जरूर चेतावनी दे डाली, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। सवाल तो यह है कि तालिबान जिन परिस्थितियों में आज आकर खड़ा है, उसको मदद किसने की, उसको जमीन किसने दी, उसकी सियासत को आगे बढ़ने की इजाजत किसने दी, उसके कट्टरवाद को और उसके हिंसक परिस्थितियों में हथियारों का जखीरा किसने दिया, उसे आर्थिक मदद कौन लगातार दे रहे थे। हमें लगता है चंद पन्ने जब आप खोलने शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में यह सबसे बड़ा सवाल होगा कि जिस वक्त रूसी फौज की आखिरी टुकड़ी अफगानिस्तान को छोड़कर निकली, उस वक्त CIA के हेडक्वार्टर वर्जीनिया में शैंपेन पार्टी हुई इस खुशी में कि अब रशिया की फौज वहां से निकल गई। और जब अमेरिका की फौज अफगानिस्तान की जमीन को छोड़ने पर सहमति जताती है, उसी वक्त रशिया के सेना के भीतर भी जश्न होता है, और रशिया की सूची में जो तालिबान कल तक अंतर्राष्ट्रीय टेररिज्म के दायरे में आता था, वह उस सूची से हटा दिया जाता है। ये सिर्फ कौन सी परिस्थितियां हैं, क्योंकि जब आप समझौता कर मदद करने वाले देशों को देखना शुरू करेंगे तो रशिया की फौज की मौजूदगी में अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये तमाम 7 देश जो हैं आपको मदद करते हुए दिखाई देंगे तालिबान के एक वक्त के मुजाहिदीन के। मुजाहिदीन से तालिबान तक का सफर और उन परिस्थितियों में आर्थिक मदद इन्हीं देशों ने दी है, हथियार का जखीरा इन्हीं देशों ने दिया है। और जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान के भीतर आती है तो एक चेहरा बदलता है। अमेरिका की जगह वहां आकर रशिया खड़ा हो जाता है, और वही देश है, रशिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, सऊदी अरब है, UAE है, ये तमाम देश अपने तौर पर मदद करते हैं। ये परिस्थितियां बतलाती क्या, और आज की तारीख में जब अफगानिस्तान के तालिबान के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा है, लेकिन उसको कोई खारिज भी नहीं कर रहा है इन तमाम देशों के साथ, तो इसके मतलब मायने क्या है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संबंधों को लेकर एक नए युद्ध का ऐलान है अफगानिस्तान के मद्देनजर? और अफगानिस्तान के भीतर तालिबान की मौजूदगी खुले तौर पर क्या यही दिखलाती है कि दरअसल अफगानिस्तान के समाधान के लिए ना तो रशिया आया था, ना अमेरिका आया, और रशिया से पहले ब्रिटेन भी 3 बार वहां पर आया था। 1839, 1880, 1990, 3 बार उसने कोशिश की, लेकिन तीनों बार वो सफल नहीं हो पाया। और इस इतिहास के पन्नों का एक सच यह है कि कैसे मुजाहिद को आगे बढ़ाया गया, कैसे वह तालिबान की शक्ल में आया, कैसे पश्तूनों के हाथ में हथियार आते चले गए, और कैसे जातिगत संघर्ष और समुदायों के संघर्ष तले अफगानिस्तान का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन की शुरुआत हुई। क्योंकि सवाल अफगानिस्तान का सिर्फ इतना नहीं है कि वहां दुनिया की सबसे ज्यादा अफीम होती है, सवाल यह भी है वहां पर वहां की जमीन तले जितनी खनिज संपदा दबी हुई है उस पर कौन कब्जा करेगा, और उससे दुनिया के बाजार में कौन अपना हक जताएगा। 21वीं सदी का यह अनूठा सच है। ऐसे में हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत है जहां पर एक तरफ अफगानिस्तान की अपनी परिस्थितियां हैं, उसे पता है कि उसकी GDP का 40% जो विदेशी मदद से आता था वो बंद हो चुका है। उसे पता है लगभग $9 बिलियन जो उसके अपने राष्ट्रीय बैंक जो कि अमेरिका में खाता था, द अफगानिस्तान बैंक का, उसको फ्रीज कर दिया गया है। उसे पता है ना जर्मनी मदद कर रहा है, ना अमेरिका मदद कर रहा है, आज की तारीख में ना IMF मदद कर रहा है, ना वर्ल्ड बैंक मदद कर रहा है। उसे पता है कि उसके यहां सूखा भी पड़ा है, उसे पता है यहां की गरीबी, मुफलिसी, और उसे पता है पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, पूरा बैंकिंग सिस्टम ठप हो गया है, ATM कोई मायने नहीं रखता है, अफगानिस्तान की करेंसी का कोई मतलब नहीं है, और डॉलर की आवाजाही बंद हो चली है। इन सब के बीच में जो देश उसके इर्द गिर्द खड़े हैं और जो इस वक्त कूटनीतिक ना कहें बल्कि आर्थिक समझौतों के मद्देनजर खड़े हैं, और शायद राजनीतिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौदेबाजी में जो अपना हक चाहते हैं, उसमें चीन भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें रशिया भी है, उसमें सऊदी अरब भी है, और उसमें अपने तौर पर ईरान भी खड़ा है। ये वही ईरान है